हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा बोहर का मॉडल देखेंगे। अब ये जो टॉपिक नंबर 4 है, मेरा यकीन मानो, अगर किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे से टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6, ये 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने पढ़ लिया तो उधर जो एटम है ना, फिजिक्स में जो एटम है उसका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टीन का इक्वेशन है, उसका 50% चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये जो चैप्टर तुम करने जा रहे हो, ये जो टॉपिक तुम करने जा रहे हो, इस टॉपिक से तुम्हारे फिजिक्स के 2 चैप्टर्स के अराउंड 50 to 70% टॉपिक्स या जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एटम का और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का। ठीक, पहली चीज़। दूसरी, टॉपिक 1, 2, 3 3 टॉपिक हमने कराया है, जो तीनों मोल के ही टॉपिक थे। मतलब मोल कॉन्सेप्ट का 3 टॉपिक हमने करा दिया, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें कल अवतार सीरीज का फॉर्मूला जो शॉर्ट नोट है हमारा, वो मैं तुमको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से उसको याद कर लेना। मतलब फॉर्मूला, मतलब तुमने तीनों टॉपिक पढ़ा, तीनों टॉपिक के अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं तुम्हें कल भेजूंगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, ताकि अगर कभी हो सकता है बाई चांस रेयर अगर उन फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ उसको लगा के सॉल्व कर देना। ठीक है, क्लियर है। और 2 वीडियो जो, मतलब ये टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 ही बस फ्री ऑफ कॉस्ट अब आएंगे, बाकी सारे वीडियो जब प्राइवेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 के बाद के जो भी वीडियो जाएंगे सब प्राइवेट चैनल पे आएंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है इस लेक्चर में 1.5 घंटे से ज़्यादा का भी टाइम लग जाए। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा रखा है तो तुम परेशान मत होना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4 है बोहर का मॉडल। ठीक, देखो सबसे पहले बेसिक में फॉर्मूले से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी 60 है तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो 1/60 हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक तुम ऐसे बोल सकते हो कि जैसे उसने बोला कि कोई चीज़ है 60 बार रोटेट कर रही है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी 60 हो गई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/60। बस इतनी चीज़ है। ठीक, दूसरी, एनर्जी याद करो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। ये तुमने कहाँ पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा होगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। एच इंटू जो म्यू है, म्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। और हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C/λ। तो क्या जो एनर्जी इजकल टू एच म्यू लिखा गया है, इसको हम लोग SC/λ नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच म्यू इज इक्वल टू SC/λ। ठीक है, क्लियर है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को तुम स्पीड ऑफ लाइट अपन वेवलेंथ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी का साइन होती है और ये वेवलेंथ का साइन होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी है ना हमारा एच म्यू, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर C/λ लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो बस हमने क्या किया है, उसी म्यू की जगह हमने C/λ लिख दिया। ठीक, अब एच की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। क्या होती है, जूल सेकेंड। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाती है 4.1 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। जैसे पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा तुरंत तुम क्वेश्चन लगाने मत आना, 15 मिनट का ब्रेक लेना। ठीक है, पहले फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करना, उसके बाद आना। ठीक, तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। तो SC/λ हो गया, तो एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसी को 4.1 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब सॉल्व कराता हूँ तो मैं सीधे SC को सॉल्व करके 12,400 लिख देता हूँ। मतलब जब H मतलब 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 जब करूँगा, C की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पूरी वैल्यू हो जाती है 12,400 अपन लेमडा। और लेमडा किस में होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 इतनी होती है ना यार। देख लेते हैं यार भाई, कुछ गलती ना करा दो तुम लोग के साथ, तो फिर मुझे ही बोलोगे तुम लोग।
1 EV की वैल्यू इतनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, अगले में सही करवा दूंगा, ठीक है, मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, ठीक। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। एच म्यू का मतलब हो गया SC अपन लेमडा। SC को तुम 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर लेमडा तुम देखो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो तुम सीधे बस ये लगा दो 12,400 पर लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लेमडा नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 1240 हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो होता है, तुम कहोगे भैया मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होती है, मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और होता है फोटॉन का, E/c, मतलब एनर्जी अपन सी। क्या होती है? एनर्जी अपन सी। तो तुम कहोगे भैया एनर्जी अपन सी का वैल्यू तो एच म्यू अपन सी भी लिख सकते हो आप। मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू ही होता है। तुमको भैया एच सी अपन लेमडा इंटू सी भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जगह तुम एच बाई सी पहले से फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाई लेमडा लिख सकते हो ना। तो कहोगे भैया बिल्कुल, सी से सी कट जाएगा तो इसको हम लोग एच अपन लेमडा भी लिख सकते हैं। तो देखो एच अपन लेमडा भी लिखा गया है। तो मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन अगर तुमसे पूछेगा तो तुम E/c इज इक्वल टू एच म्यू अपन सी इज इक्वल टू SC अपन लेमडा, SC अपन सी लेमडा, सी से सी कट जाएगा तो H अपन लेमडा बचेगा, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड बताओ। अब बहुत सारे लोग नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए जानते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं लोग एनर्जी, सारे टीचर भी यही लगभग करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू N इंटू एच म्यू। यहाँ से निकालेंगे लोग ये एनर्जी, पहले एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे लोग किस में? पावर में। मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू N इंटू एच इंटू म्यू करेंगे लोग। यहाँ से निकालेंगे लोग N। मैं इसको नहीं यूज करता हूँ, मैं सीधे फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ। तो मैं याद करना, जब भी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछेगा तो तुम कहोगे 5 इंटू 10⁻24। कितना? 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर होना चाहिए वाट में, इंटू लेमडा वेवलेंथ होना चाहिए मीटर में। मान लो उसने लिखा कि 10 एंगस्ट्रॉम है तो इसको पहले मीटर में कर लो वेवलेंथ को, 10 इंटू 10⁻−10 मीटर। ये मीटर में पुट करके यहाँ पे लेमडा रखोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन विद इन 10 सेकेंड तुम सॉल्व कर दोगे। मैं जितने भी तुमको फॉर्मूले बता रहा हूँ एक भी तुम्हारे डायरेक्ट मतलब कोचिंग्स में भी लगभग नहीं कराए जाते हैं। कोचिंग में भी लोग अपने जनरल मेथड से ही चलते हैं। मैं सारे तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक मेथड से मैंने नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले से ही होंगे, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछेगा तो 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। पावर होगा वाट में, लेमडा होगा मीटर में। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अगर पूछा पर मिनट बता दो तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पूछा पर आवर बता दो तो इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देना इसमें। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तुमको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो तुमको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया गया है। अवतार में भी पढ़ा रखा हूँ, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रखा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है, ये कि बोलता है, मतलब आइंस्टीन ने बोला, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था ना, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई लाइट आके इस पे, ये सरफेस है मान लो मेटल सरफेस है, यहाँ पे अगर कोई लाइट आके टकरा रही है ना, तो उस लाइट की, वो लाइट जब टकराएगी तो यहाँ से फोटॉन रिलीज होगा, और वो फोटॉन जब रिलीज होगा ना तो कुछ वेलोसिटी से रिलीज होगा, ठीक है। मतलब लाइट गिरी तो कुछ इसकी, ये जो मेटल है ना, कुछ पहले इसकी वर्क फंक्शन होगी, इस मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन। मान लो लाइट गिरेगी तो ऐसा नहीं कि लाइट गिरी तो तुरंत फोटॉन निकल गया, लाइट पहले गिरती है, वर्क फंक्शन को जब ये क्रॉस करता है तब एक फोटॉन निकलता है, एक एक फोटॉन निकलता जाता है, ठीक। और जब फोटॉन निकलेगा तो उसके बाद वेलोसिटी भी होगी। तो वही बोला जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सॉरी जनरल इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, देखो यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये लाइट गिरी, ठीक है। तो लाइट जब गिरी तो कुछ इसके वर्क फंक्शन में लग गया और कुछ इसकी वेलोसिटी निकल गई। तो मतलब लाइट जो आई उसकी एनर्जी कितनी थी? उसकी एनर्जी थी एच म्यू, यही तो लाइट आती है। ये जो एच म्यू आ रही है उसने दो काम किया, एक तो उसने वर्क फंक्शन मतलब एच म्यू नॉट, उसके वर्क फंक्शन को उसने कंपेंसेट किया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके भागा बाहर, ठीक है।
तो ये दो चीज़ होती है, मतलब जो एनर्जी बाहर से आई उसको एच म्यू बोलेंगे, जो ऐसे गिरी, ठीक, और उस एनर्जी ने दो काम किया। वर्क फंक्शन जो था, मतलब ऐसे गिरी तो तुरंत फोटॉन नहीं निकल गया, पहले गिरी, वर्क फंक्शन को कंपेंसेट किया, तब जाके एक एक फोटॉन निकलना स्टार्ट किया विथ वेलोसिटी कुछ। तो यहाँ पे एच म्यू आई, एच म्यू ने दो काम किया, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वही काइनेटिक एनर्जी अगर हमने लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो एच म्यू यहाँ पे है ही, ठीक है, और एच म्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में एच म्यू नॉट हो जाएगी, ठीक। तो हम बस एक ही सीधा सा पूरा पढ़ने के बाद बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। जो एच म्यू है वो इंसिडेंटेड लाइट है, और जो एच म्यू नॉट है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल है। एच म्यू नॉट को तुम ऐसे भी डिनोट करते हो साई नॉट से, देखो साई नॉट से, ठीक। तुम कहोगे भैया एच म्यू तो आपने बता दिया एच इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को आप भैया एच सी अपन लेमडा लिख दो ना। एनर्जी को एच म्यू नॉट आप लिख रहे हो तो उसको आप एस सी अपन लेमडा भी लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा गया एस सी अपन लेमडा माइनस एस सी अपन लेमडा नॉट, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा तुमसे पूछ सकता है वर्क फंक्शन बता दो, तो वर्क फंक्शन क्या है, एच म्यू नॉट को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। जो यहाँ पे गिर रहा है ना, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग बोलते हैं एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट को तुम बोल सकते हो एस सी अपन लेमडा नॉट, क्योंकि म्यू नॉट को तुम सी अपन लेमडा नॉट भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला ही बता रहा हूँ अभी तक, इसके अलावा कुछ बताया नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो फोटो, और देखो एक फॉर्मूला और तुमसे पूछा जाता है कि पूछेगा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है ना वो ई वी नॉट के बराबर होती है। ये सब फिजिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो ई इंटू वी नॉट, वी नॉट तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, इसके बराबर होती है, ई इंटू वी नॉट के बराबर होती है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो पूरा फिजिक्स में तो पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक। दूसरी चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर करेगा जो फ्रीक्वेंसी जो गिर रही है ना, फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा। मतलब कि इसका, इस मटेरियल का एक वर्क फंक्शन था, इस मटेरियल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगी। मान लो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 है, तो अगर ऊपर से गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी 9 है तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो या तो 10 हो या तो 10 से ज़्यादा हो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या उसके लगभग बराबर भी होगी तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी का केस हुआ। तो अगर मैं वेवलेंथ के बारे में पूछूं तो वेवलेंथ कैसा हो, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपान वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा उल्टा चलता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो वेवलेंथ के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होना चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगी जब थ्रेशोल्ड जो इंसिडेंटल फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, या दूसरा जो वेवलेंथ गिर रही है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो, क्योंकि दोनों उल्टा चलता है, ठीक, तभी जाके कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा, जब तुम स्पेक्ट्रम देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो ऐसे जाते हो ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज और कॉस्मिक रेज, ये तुमको याद करना पड़ेगा। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज। तुम ऐसे जब इधर से इधर तुम जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब तुम माइक्रोवेव से रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, कॉस्मिक की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की बढ़ रही है लेफ्ट से राइट जाने पे, इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच इंटू म्यू होता है, म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक। मतलब माइक्रोवेव से जब तुम एक्सरेज की तरफ जाओगे ऐसे ऑर्डर में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी भी बढ़ रही है। और जब फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाने पे बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बढ़ रही है कि घट रही, तो कहोगे भैया घट रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा चलते हैं, ठीक। तो बस एक साइड से याद कर लो कि इधर से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो लैम्डा तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ मैंने तुमको बताई दी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ के बराबर होती है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। और जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर जो होता है 1 लैम्डा के बराबर होता है। वेव नंबर इज नथिंग बट ए नंबर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ मान लो आ गया 10 तो वेव नंबर तुम्हारा 1/10 हो जाएगा, मतलब जस्ट उसका रेसिप्रोकल 1 वेवलेंथ कर दोगे तो वेव नंबर आ जाता है, ठीक। कई जगह पूछा भी गया है, ठीक है। अब देखो जब तुम पढ़ोगे ना
बोहर का जो भी रेडियस वगैरह पढ़ोगे तो उसमें रेडियस का तुमको फॉर्मूला निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो 0.53 है इसको हम लोग ए नॉट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, किस में, एंगस्ट्रॉम में। जो भी वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मालूम पड़ी कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एन स्क्वायर बाई जेड के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक। क्लियर हो। तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड आ गया। कभी कभी तुमसे पूछेगा बताओ एरिया कितना कवर करेगा, तो एरिया इक्वल टू होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब आर पहले से आर था, आर का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाए, एन पे पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो रेडियस का फॉर्मूला बोलो, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। अगर एरिया, तो रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एन स्क्वायर अपन जेड के। उसने बोला कि रेडियस हम पूछ ही नहीं रहे, हमको बता दो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर अपन जेड के। तो आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन पे पावर 4 अपन जेड स्क्वायर के। पहला फॉर्मूला रेडियस का क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट में जो भी घूमेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन। कितनी होती है, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन होती है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होती है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अगर तुमसे कभी उसने पूछ लिया कि टाइम पीरियड बता दो, तो टाइम पीरियड क्या होती है, 1/, फ्रीक्वेंसी होती है। तो तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ टाइम पीरियड का तुम याद कर लो कितना होता है। सॉल्व करने के बाद आता है n³/z², मतलब जो टाइम पीरियड होती है। ये सब तुम्हारे एटम वाले चैप्टर में भी काम देगा, फिजिक्स में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में रखा है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z²/n³ के। किसके, n³/z² के। n तुम्हारा क्या है, जो भी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। z तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। z एटॉमिक नंबर होता है और n तुम्हारा ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दो या ऑर्बिटल नंबर बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब तुमसे कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का, तुमको भैया 1/, टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का था n³/z², तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा z²/n³। उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि उल्टा ही चलता है। तो तुमको फ्रीक्वेंसी पूछे, करंट पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, एंगुलर स्पीड पूछे, ये सब एटम वाले चैप्टर में मिलेगा। इसलिए मैं तुमको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, फिजिक्स में आधा काम करवा दे रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा इसमें। तो फ्रीक्वेंसी पूछे, करंट पूछे, एवरेज स्पीड या एंगुलर स्पीड, वो सब क्या होंगे, z²/n³ भी होंगे। टाइम पीरियड पूछेगा तो उल्टा होगा, n³/z², ठीक। दूसरी चीज, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू तुमने पता ही है, Sc/λ तुमने, मैं बताया हूँ ऊपर। अगर उसने पूछा एनर्जी पर मोल बताओ, तो तुम Na से मल्टीप्लाई कर देना। Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो अगर एनर्जी पर मोल पूछेगा तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, ठीक है। क्लियर। अब तुमसे इसी में पूछ लेगा बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। ऑर्बिट दे दिया उसने बोला कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, हीलियम है और 4th ऑर्बिट में है। तो एनर्जी कैसे निकालोगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n², मतलब हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 का स्क्वायर, 2 × 2 अपन 4th ऑर्बिट, मतलब 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। मतलब एनर्जी हो जाएगा -13.6 z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा है तो ये लगाएंगे, अगर जूल पर एटम में पूछा है तो माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 इंटू z²/n² हो जाएगा, जूल पर एटम, ठीक। और जो निगेटिव साइन है इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, जो नेगेटिव दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है, ठीक। अब उसने तुमसे पूछा कि काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगी। ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगी। ये ग्रेविटेशन में भी तुमको पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो तुमने यहाँ से एनर्जी निकाला, एनर्जी आ गया तुम्हारा कितना, 10 जूल, ठीक है। चूंकि देखो एनर्जी निगेटिव है, तो एनर्जी मान लो तुमको दिया है यहाँ पे -10 जूल। एनर्जी कितना दिया है, -10 जूल। तुमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस ऑफ -10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है।
मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो 2 गुना टोटल एनर्जी की होती है। मतलब क्या समझे, एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुमको। मान लो काइनेटिक एनर्जी दिया, सॉरी एनर्जी उसने दिया -10 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो माइनस इंटू -10, 10 हो गई, 10 जूल। उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 इंटू टोटल एनर्जी होती है, तो 2 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -20 जूल। मतलब देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू आती है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक, यहाँ तक आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला ना कि जब पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो 10 से 20 मिनट बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आओगे, पहले जाकर पूरी थ्योरी रिवाइज करोगे। ठीक, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ। इसका पूरे का रेडियस होता है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी होती है 2.2 इंटू 10⁶ Z/n, Z एटॉमिक नंबर है और n तुम्हारा ऑर्बिट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऑर्बिट होता है। एनर्जी पूछेगा तो माइनस में 13.6 Z²/n² होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा, या फिर माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 जूल एटम में ले जाओगे इसको, Z²/n² जूल पर एटम में ले जाओगे। ठीक, ये हो गया। और जो भी तुम्हारा एनर्जी आएगा, मान लो एनर्जी जितना भी आया, तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 गुना टोटल एनर्जी का होता है। ठीक, अभी तक इतना मैंने तुमको समझाया। ठीक है, अगली पीडीएफ पे देखो। अब मान लो इनफाइनाइट से कुछ आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, n=5 से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, n=3 से आ रहा है ग्राउंड स्टेट, इसके लिए कुछ सीरीज बनाई गई। तो 5 हमारे लिए मेन है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, 5 है। ठीक है, तो देखो लाइमन में क्या होता है, लाइमन में बस ध्यान रखना, लाइमन में n1 जो होता है 1 होता है, मतलब जो स्टेट है देखो ऐसे होगा, ये एक है ऐसे, ये देखो ऐसे मेरे याद कर लो, फिंगर से याद कर लो। ठीक है, ये देखो ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, तो लाइमन में ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 उंगली को 1 2 3 4 5 मान लिया। ठीक, तो ये जो लाइमन है इसमें जो n1 हमारा होगा 1 ही होगा, लेकिन जो n2 होगा, मतलब जहाँ से इसमें आ रही है एक्साइट होके, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। मतलब लाइमन का कंडीशन यहाँ पे तुम देख लो, n1 1 होगा और n2 जो होगा 2 3 4 5 6 7, जितना जाना है उतना तक जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा होता है बामर। तो बामर में n1 जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर का है, तो n1 2 होगा, लेकिन जो n2 होगा वो 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह पास्चन में देखो, पास्चन में n1 3 होगा, क्योंकि ये 3 नंबर पे है, पास्चन में ये 3 होगा n1, इसके ऊपर 4 5 6 n2 जो होगा 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह तुम देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट में n1 4 होगा, उसके अलावा जो भी 5 6 होगा सब n2 होगा। समझ में आ रही है चीज़ें, मतलब फिर से मैं समझाता हूँ कि लाइमन सीरीज में जो n1 होगा, मतलब जिसमें आ रही है, मतलब जिसमें, ये इसका मतलब यही होता है ना यार, कहीं से लाइट किसी स्टेट में आ रही है, किसी अदर स्टेट से किसी अदर स्टेट में आ रही है, तो n1 में अगर लाइट आ रही है तो n1 का वैल्यू 1 होगा और n2 का वैल्यू 2 3 4 5 होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, लाइमन होगा। ठीक है, बामर में क्या होगा, n1 की वैल्यू ही 2 होगी। अगर उसने लिखा है कि बामर सीरीज है, बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज में तुमको मान लो एनर्जी निकालनी है, तो तुम कैसे निकालोगे, माइनस में 2.2 इंटू 10⁻⁻18 कहोगे भैया Z² था, तो वो तो सिंगल एटम के लिए था। मान लो उस एक्साइटेड स्टेट हो गया ना, 5 से 4 में गया, जैसे बामर सीरीज है। अभी तुमको आगे मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में, अभी आगे तुमको मैंने लिख के यहाँ पे रखा, अभी तुमको समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो पूरा समझाया है। ठीक है, बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानो, लाइमन में n1 की वैल्यू 1 होती है, n2 की वैल्यू उसके ऊपर वाली 2 3 4 5। ठीक, बामर में n1 की वैल्यू 2 होती है, n2 की वैल्यू उसके ऊपर वाली 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। पास्चन में n1 की वैल्यू 3 होती है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 4 5 6 7, मतलब 3 से ऊपर। ब्रैकेट में n1 की वैल्यू 4 है, तो n2 की वैल्यू 5 6 7 ऐसे जाएगी। पी फंड में n1 की वैल्यू 5 है, तो n2 की वैल्यू 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तुमको और याद रखना है कि लाइमन जो होता है अल्ट्रावायलेट, लाइमन में जो भी रेंज आती है अल्ट्रावायलेट होती है। बी से बामर, बी से विजुअल, बी बामर में विजुअल होता है। ठीक है, पास्चन में नियर इंफ्रारेड होता है,
ब्रैकेट में फार इंफ्रारेड होता है और पी फंड में फार इंफ्रारेड होता है। मतलब हमको याद कर रखना है कि लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट होता है, बामर में विजिबल रेंज आती है। विजिबल रेंज कहाँ से होती है? 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाती है, ठीक है। विजिबल 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। पास्टन में नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट में फार इंफ्रारेड और पी फंड में फार इंफ्रारेड, ये याद रखना है, ठीक। और तुमसे क्वेश्चन में पूछा कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वेवलेंथ मिनिमम होगा, यही तो बात होती है। मतलब क्वेश्चन में वो अगर पूछे एनर्जी मैक्सिमम या वेवलेंथ मिनिमम या फिर सीरीज लिमिट लिखी हो, सीरीज लिमिट लिखी हो या लास्ट लाइन लिखी हो। सीरीज लिमिट का मतलब क्या? कि किसी भी सीरीज का सबसे ऊपर वाला एंड तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मतलब अगर इनफाइनाइट से कोई अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट से n1 की वैल्यू 1 में आ रहा है, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि 1 में आ रहा है, इसका मतलब लाइमन सीरीज है। और लाइमन सीरीज का ये एनर्जी मैक्सिमम का केस है या फिर लेमडा मिनिमम का केस है, या फिर इसको हम लोग सीरीज लिमिट बोलेंगे या इसको हम लोग लास्ट लाइन बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक। दूसरा, एनर्जी मिनिमम होगा तो लेमडा मैक्सिमम होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ कि जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है, जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है। जैसे मान लो लाइमन सीरीज है, लाइमन में ये n1 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो लाइमन में अगर उसने बोला कि एनर्जी मिनिमम कब होगी या लेमडा मैक्सिमम कब होगा या फर्स्ट लाइन कब बोलेंगे, तो लाइमन में n1 का वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन जो n2 होगा वो जस्ट इसके ऊपर वाला मतलब 2 होगा। n2 तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जस्ट इसके ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला, तो n2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। उसी केस में अगर उसने बोल दिया कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसने बोला कि सीरीज लिमिट बताओ लाइमन का, तो इसका मतलब 1 में आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, टाइम लगना है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइमन बामर ब्रैकेट लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट पी फंड। लाइमन में n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। बामर में 2 से स्टार्ट होता है n1, उसके बाद n2 3 4 5 6, ये तुम समझ गए होगे, ठीक। अगर तुमसे बोलेगा कि एनर्जी मैक्सिमम बता दो, या फिर एनर्जी मैक्सिमम होगा तो तुमको मालूम है SC अपन लेमडा होता है, तो मतलब लेमडा के उल्टा चलता है एनर्जी, तो लेमडा मिनिमम होगा, ठीक है। इसी को हम लोग सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है। अगर उसने बोला कि बामर सीरीज है, उसकी सीरीज लिमिट क्या होगी, तो बामर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी? n1 की वैल्यू 2 होगी बामर में, और सीरीज लिमिट का मतलब क्या हुआ? n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक। उसने बोला कि पार्सन सीरीज में बताओ एनर्जी मिनिमम कब होगी, तो बोलोगे भैया एनर्जी मिनिमम तब होगी जब लेमडा मैक्सिमम होगा, और ये तब होता है जब फर्स्ट लाइन का केस होता है। इसका मतलब कि पार्सन सीरीज में अगर उसने बोला कि फर्स्ट लाइन से आ रही है, तो पार्सन सीरीज में n1 का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, लाइमन बामर पार्सन, लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर, मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 4 से 3 में आ रही है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, क्लियर। बामर जो होता है अगर रेड कलर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब H अल्फा लाइन है, अगर H अल्फा लाइन लिखा है मतलब रेड कलर होता है। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमसे पूछेगा क्या, RHC मान लो लिखा है कहीं पे, मान लो क्वेश्चन में आ गया RHC, तो RHC को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग एनर्जी ऑफ वन रिडबर्ग। क्या बोलते हैं? जो तुमने एनर्जी अभी पढ़ा था ना -13.6, इसी को हम लोग RHC बोलते हैं। ये R की वैल्यू इंटू H की वैल्यू इंटू स्पीड ऑफ लाइट, जब तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब 13.6 आता है। तो RHC को क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ वन रिडबर्ग, इसी को बोलते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और रिडबर्ग जो कांस्टेंट है ना ये R, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक। तो ये दोनों याद रख लो कि RSC जो 13.6 है वो R इंटू H इंटू C की वैल्यू है, ठीक है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक। अब देखो अगर बाइंडिंग एनर्जी तुमसे पूछा है तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो उसने और बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है और पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला था ना टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। तो अगर उसने बोला कि टोटल एनर्जी -10 है, तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? +10 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब तुम कहोगे भैया अभी तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -13.6 Z² अपन n²,
और एक फॉर्मूला आपने बताया था -2.2 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो आपने केवल जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर लिखा था, तो हम लोग N1 और N2 कब पुट करेंगे? तो क्वेश्चन में जब दिया रहेगा ना, जब कुछ नहीं दिया, एक ही डाटा दिया है, तो बस जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर पुट कर दो। जब उसने दे रखा है कि N1 से N2 में आ रहा है, या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से 3 में आ रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? N1 N2 के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे फार्मूला हमारा क्या चेंज हो जाता है? बस ध्यान से सुनो, 1 3 4 फार्मूले हैं, बस याद कर लो। अगर मान लो N1 से कोई चीज़, मतलब N इनिशियल से कोई चीज़ N फाइनल में आ रही है, मतलब मान लो पहले फोर्थ में थी, अब 2 में आ गई, तो ये N1 हो जाएगा, ये N फाइनल हो जाएगा। मान लो पहले 6 में थी, अब 3 में आ गई, तो ये N इनिशियल है, N फाइनल हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, देखो देखो तुमसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी, तो तुम बस सीधे फॉर्मूले याद रखो। एक तो तुमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम है, एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू म्यू, यहाँ से निकाल सकते हो जब सिंगल कुछ दिया ना हो। मान लो अब कह रहा है कि 4 से 3 में आ गई, अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 3.3, याद करो, मेरे साथ याद करो, 3.3 इंटू 10⁻15 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/1 फाइनल का स्क्वायर। 3.3 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर हर्ज में आएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। अब उसने पूछा वेवलेंथ बता दो या वेव नंबर बता दो, तो जो वेव नंबर होता है 1/λ के बराबर होता है, और ये जो 1/λ की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁻7, फिर से 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर पर मीटर। तो तुम ये जो 1.1 ये जो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/λ के बराबर आएगा। यहाँ से लेमडा निकालना तो उसको उल्टा कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एनर्जी तुमसे पूछेगा तो माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 1/, इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/, फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, यही तुम जूल में लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में अगर लिखेगा तो 13.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये तो तुमको ऊपर भी मैं बता चुका था, ये वाली चीज़, ये और ये वाली चीज़। ठीक, तो एनर्जी पूछेगा तो माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, या N1 N2 बोल लो ना यार, N1 N2, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये तुम्हारा N2-1 माइनस 13.6 भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। अगला तुमसे पूछेगा स्पेक्ट्रल सीरीज, यहाँ तक क्लियर है ना? बस ये 3-4 फॉर्मूले जहाँ से तुम्हारे सारे मतलब 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी कभी एमिशन स्पेक्ट्रा वगैरह पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखना कैसे सॉल्व करूँगा मैं, कितना जल्दी लगेगा। ठीक है, देखो अब जब n की वैल्यू तुम 1 यहाँ पे पुट करोगे ना, n की वैल्यू जब तुम, ये जो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर था, जेड का वैल्यू तो तुम्हारा 1 ही हो गया क्योंकि हाइड्रोजन है। अब n स्क्वायर में जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो माइनस 13.6 हो जाएगा पहले लाइन की एनर्जी। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो माइनस 3.4, मतलब जब 2 पुट करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। जब 3 पुट करोगे तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी हो जाएगी। जब 4 पुट करोगे इतना, 5 पुट करोगे तो इतना हो जाएगी। मतलब मैंने तो देखो यार अपने ज़माने में याद कर दिया था कि माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85 माइनस 0.54 मैंने याद कर लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे ताम झाम नहीं करना था। मैं देखता था n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है तो एनर्जी तुम्हारी इतनी आएगी, माइनस 3.4 आ जाएगी। मैं देखता था n की वैल्यू 4 है तो इतनी है, माइनस 0.85 आ जाएगी, तुरंत सॉल्व कर लेता था। मतलब मुझे वहाँ लगाने का मन नहीं करता था कि मैं वहाँ पे जाके फिर से कैलकुलेशन करूँ, तो मैंने याद कर लिया था। ठीक है, तुम चाहो तो कर सकते हो, तो निकाल लेना। ठीक, अब तुमसे डिफरेंस पूछा जाए कि एंड 2 से जब 1 में आएगी तो कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो जब 2 से 1 में आएगी तो ये माइनस 3.4 पहले से था, माइनस में माइनस ऑफ 13.6। अरे भाई इधर देखो, ध्यान समझो, जब 2 से 1 में आ रही है, तुमसे पूछा एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, तो यही तो होगा E2 माइनस E1। तो तुम या तो सॉल्व करो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर से, इसमें पुट करो, या फिर डायरेक्ट तुम क्या करो, तुमको याद है कि E2 का कितना है, माइनस 3.4 है, उसमें से घटाना है पहले को माइनस 13.6 को, ये जब घटाओगे तो 10.2 प्लस में आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है वो 10.2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 1 में आ रहा है, वो 2 से 1 में आ रहा है, वो 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है, उसने बोला जैसे मान लो 3 से 2 में जब जाएगा तो 1.989 हो जाएगा। तो उसने कभी क्वेश्चन में दे दिया कि एनर्जी जब कोई
मतलब किसी स्टेट से किसी स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 2 में जा रहा है। ठीक, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो और याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, n1 2 3 4 5, n की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, एनर्जी देखो दो सक्सेसिव ऑर्बिट की एनर्जी घटती जा रही है। ये 10.2 था, 1.89 आ गया, अब और कम होगी और कम होगी और कम होगी। ठीक है, तो एनर्जी घटे मतलब n की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी की घटेगी। मतलब n की वैल्यू बोले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। पहली चीज़ ये। ठीक, और मतलब नीचे से ऊपर तुम जब जा रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इधर देखो, सॉरी इधर देखो, इधर देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि एनर्जी बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट घट रही है। मतलब जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जब तुम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो जो सक्सेसिव एनर्जी है ना वो घट रही है। सक्सेसिव एनर्जी मतलब n1 से n2 से n1 में जाने में जो एनर्जी है वो n3 से n2 में जाने में जो है, n4 से n3 में जो जाने में, वो सक्सेसिव बोलते हैं, वो घट रही है। लेकिन तुम देखो पहले -13.6 थी, फिर -3.4 थी, -1.51 थी, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, एनर्जी घट रही बढ़ रही है। तुम कहो भैया तो घट रही है, नहीं मुन्ना, एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है ना, निगेटिव में जो जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। तो मतलब नीचे से ऊपर जाने पे टोटल एनर्जी बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही होगी और काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस में होता है ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो माइनस इंटू माइनस 13.6, ये 13.6 हो जाएगी, ये 3.4 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 0.85 हो जाएगा, ये 0.54 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, फिर से मैं समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 जैसे तुम n की वैल्यू पुट करोगे, जो सक्सेसिव एनर्जी होगी वो घटेगी जब n का वैल्यू बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी, नीचे से जब तुम ऊपर जा रहे हो n1 n2 n3 n4 n5 में जब जा रहे हो तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले -13.4 था, फिर -3.4 हो गया, फिर -1.51 हो गया, फिर -0.85 हो गया। मतलब निगेटिव में वैल्यू छोटी हो रही है, इसका मतलब बड़ी चीज़ है यार। मतलब निगेटिव में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, मैं ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है, बस इतना कह रहा हूँ। ठीक, अब देखो तुमसे पूछ लेगा कि एमिशन स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। मान लो उसने बोला कि 4 से 3 में आ गए, तो अब बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। तो n1 तुम्हारा 4 हो गया, n2 तुम्हारा 3 हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो क्या, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 फिर मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 अपन 2, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपन 2। ठीक, ये तुम्हारा हो गया जब 4 से 3 में या 5 से 2 में, 5 से 1 में आ रहा है। ठीक, तब अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मान लो 4 से ग्राउंड स्टेट में आ गया, या बोला गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो उसके लिए सिंपल सा ग्राउंड स्टेट में जैसे ही आएगा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा n-1 अपन 2। ठीक, 4 से 2 में आया, 4 से 3 में आया, तब नहीं होगा, तब तो तुमको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग है ना, n1 भी अलग है, n2 भी अलग है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो n इंटू n-1 अपन 2 हो जाती है। ये किसके लिए होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा, किसके लिए होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो एमिशन स्पेक्ट्रा ही पूछता है। लेकिन अगर कभी उसने पूछ लिया तुमसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, तो पूछा उसने कि व्हाट आर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पूछा तुमसे तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा सीधे। मान लो n का वैल्यू 5 दिया है तो 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे तुम n-1/2 नहीं करोगे क्योंकि वो एमिशन के लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए बस सिंपल याद करो n-1। ठीक, ये सब तो अभी इसकी नीड होगी नहीं तुम्हें। ठीक है, लाइमन का फर्स्ट लाइन तुमको मैंने बता ही दिया। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जस्ट ऊपर से आ रहा होता है, n1 की वैल्यू 1 होगा तो n2 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, क्लियर। बामर का फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, n1 का वैल्यू 2 होगा तो n2 की वैल्यू 3 होगी, मतलब जस्ट उसके ऊपर से आ रही है। बामर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, n1 की वैल्यू 2 होती है। फर्स्ट लाइन का मतलब जस्ट उसके ऊपर से आ रही है। ठीक है, और किसी भी सीरीज के पहले लाइन को बोलते हैं अल्फा लाइन, दूसरे लाइन को बीटा लाइन और तीसरे लाइन को बोलते हैं गामा लाइन। ठीक, इतना ध्यान रखना। उसके बाद ऑर्बिट जो होती है वो सर्कुलर होती है माना जाता था पहले, लेकिन समरफील्ड जब आया, उसने, वो समरफील्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल होती हैं, सर्कुलर नहीं होती, इलिप्टिकल होती हैं। ठीक,
1/r की वैल्यू कभी कभी पे 91 नैनोमीटर होती है, लेकिन हम उसको 90 नैनोमीटर मान के सॉल्व कर लेते हैं आसानी के लिए। 1/r कहो भैया 1/r की नीडी कहाँ है, 1/r की नीडी कहाँ है, तो मैं बोलूँगा बाबू कहीं पे नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारा डायरेक्ट हम लोगों ने याद कर लिया है, वो तो 1/r की कहीं पे नीड नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर बेब नंबर पूछा तो 1/λ, और 1/λ की वैल्यू हमने याद कर ली थी 1.1 × 10⁻7, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, तो हमको कहीं पर इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर हो, इसकी भी नीड कहीं नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, इसी चारों से हम सारा क्वेश्चन ही 90% क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया 40 मिनट में पूरा थियरी। ठीक है, आई होप तुम्हें थियरी समझ में आई होगी। अब 10 से 15 मिनट का तुम लोग ब्रेक ले लो। ठीक है, अब जाओ पूरी थियरी एक बार रिवीजन करके, चाहो तो वीडियो को फिर से स्टार्ट से करके 1.5x पे देख के बढ़िया से समझ के आओ कि मैंने क्या क्या तुमको बोला है, क्योंकि बिना फॉर्मूले और बिना थियरी के क्वेश्चंस लगेंगे नहीं। ठीक, क्लियर? चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब लोगों ने अपने फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह। अब देखो बस कमाल देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तुमने अभी तक इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाया होगा, तुम भी बेसिक तरीके से लगा रहे होगे। अब देखो मैं कैसे लगवाता हूँ। क्वेश्चन देखो, कह रहा है विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? तुम बोलो भैया 1368 किलो हर्ट्ज है। कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। क्या पूछा? वेवलेंथ पूछा ना। वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन था? एक ही रिलेशन था। सी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/F। मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ अपन फ्रीक्वेंसी कितना है? 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। 10⁻³ कहाँ से आया? क्योंकि किलो हर्ट्ज है यार। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये 3 × 10⁸ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। ये रुक जाओ, ये 3 × 10⁻5 हो गया अपन 1368। कैलकुलेटर का यूज़ कर लो भैया, कैलकुलेटर का यूज़ करो, क्योंकि नहीं करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ही। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1368, 219.29, 219.3 मीटर वेवलेंथ आया। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन नीट में एज इट इज पूछा जा चुका है, और विथ इसमें बच्चों ने इतना ज़्यादा टाइम लगाया था। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन था ना वैसे था 219.2, 219.3, 219.4 ऐसे करके ऑप्शन दिया था, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसने पूछा था। ठीक है, तो 219.3 मीटर इसका आंसर था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या? C/λ। ठीक, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा देखो, कह रहा है जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट का, मैंने बोला था ना बामर में, मैंने क्या बोला था? बामर में होता है विजिबल, और विजिबल होता है कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। इसको नैनोमीटर में बदल दो तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो जब एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻10 क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो डिवाइड करोगे तो वही आता है, मतलब एक जीरो हट जाती है। एंगस्ट्रॉम जितना होता है उसमें से एक जीरो हटा दो, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वायलेट है 400 नैनोमीटर और रेड है 750 नैनोमीटर। कह रहा है इनको, इन वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो भैया 400 नैनोमीटर है तुम्हारा, ये वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा? C/λ। C कितना? 3 × 10⁸, और लेमडा कितना? 400 × 10⁻⁻9। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3 × 10⁸, ये बचेगा 4 × 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 3/4 × 10⁻15। सॉल्व कर लो भैया। 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 0.75 × 10⁻15 हट जाएगा। ये आ गया 400 नैनोमीटर। अब 750 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो तो C/λ फिर से करेंगे फ्रीक्वेंसी। 3 × 10⁸ अपन लेमडा कितना है? 750 × 10⁻⁻9। इसको सॉल्व कर लो भैया, कैलकुलेटर से ही हम सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी चीज़ें। ठीक है, इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, सेम चीज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा, मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, 3 से 250 ओवर में कटेगा, पूरा ऊपर से नीचे जाएगा तो 10 से पावर, ये -8 ऊपर जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, तो 300, ये भी लगभग 14 में ही आएगा, 4 बार में कटेगा, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक,
तो निकल गया फ्रीक्वेंसी, हमसे ही तो पूछा था। आंसर की मिला लो भैया, 4 गुणे 10⁻14। क्लियर? कुछ नहीं पूछा है भाई, लेमडा फ्रीक्वेंसी, लेमडा फ्रीक्वेंसी, लेमडा फ्रीक्वेंसी, बस। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन में पहले दिया है, डाटा लिखो। लेमडा कितना दिया है? 5800 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछ रहा है क्या? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? 1/लेमडा। बताया हूँ ना वेव नंबर क्या होता है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल 1/लेमडा। तो 1/5800 एंगस्ट्रॉम। 5800 गुणे 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, 5800 नीचे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 10⁻8/58। ये तुम्हारा हो गया वेव नंबर। ठीक, क्लियर है? 10⁻8/58। इसको तुम लिख सकते हो 100 × 10⁻6/58। 100/58 कर लो अब, 100 / 58, 1.72 × 10⁻6। ये तुम्हारा वेव नंबर हो गया। अब उसने पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? C/लेमडा। और लिखो ना भैया, 3 × 10⁻8/लेमडा कितना है? 5800 × 10⁻−10। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/58। आंसर की मिला लो भैया, आंसर की मिला लो। ये ऊपर जाएगा ना यार, 10⁻16 हो जाएगा इधर। इसको तुम लिख सकते हो क्या? 300 × 10⁻14/58। और 300/58 कितना होता है देख लो, 300 / 58। कैलकुलेटर्स कर रहा हूँ, 5.1 के राउंड आ रहा है, 5.172 × 10⁻14 हर्ट्ज। तीनों क्वेश्चन में अभी तक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों में बस फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तीनों के सिंपल फॉर्मूले थे, तीनों निकाल दिया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14। तो तुम कहो भैया आपने बोला था एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालने के लिए 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। लेमडा चाहिए मीटर में, पावर चाहिए वाट में। तो मैं तुमसे पूछूंगा बाबू यहाँ पे पावर कहाँ दिया है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया कहाँ है, तो तुम क्यों लगाओगे? तुमको दिया फ्रीक्वेंसी, तो तुमको मालूम नहीं है क्या एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है? एच होता है 6.6 × 10⁻−34 और गुणे फ्रीक्वेंसी दिया 5 × 10⁻14। 6×25 6.6 × 5 कर लो, तो 6.6 × 5, ये आ गया 33 × 10⁻20। ये तुम्हारा जूल में आंसर आ गया। तो मैं क्यों उधर से करूं, क्यों? और ये किसका आया? 1 का आया तुमसे। अब देखो क्वेश्चन में कितना घुमाया है, इसमें -5 नंबर भी तुम लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने 1 का नहीं पूछा, उसने पूछा 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? ये जो एनर्जी तुम निकालते हो 1 फोटॉन की होती है। ठीक है, 1 मोल में कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23। तो टोटल कितना हो जाएगा? 33 × 10⁻−20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर देख लो कितना है, 2.6। आंसर कितना आया? यही है ना, 199.5, 199.5 जूल पर मोल। क्लियर है? कैलकुलेटर लगा के कर लेना। ठीक, समझ में आ रहा है ना यार मैं क्या कर रहा हूँ? उसने पूछा एनर्जी, तो तुम कहोगे भैया आपने एनर्जी ऑफ फोटॉन का बताया था 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। तो मैं कहूँ भैया पावर लेमडा दिया नहीं, उसने फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाओ ना। अब मान लो उसने दिया होता, देखो मान लो उसने दिया होता लेमडा ही दिया होता, तो तुम कहते भैया ये लगा दे क्या फॉर्मूला, तो मैं कहता भाई पावर कहाँ है, तो तुम सीधे एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ ना, SC/लेमडा। यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो ना, एच म्यू से सॉल्व कर लो, SC/लेमडा से सॉल्व कर लो। डाटा में जो दिया उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आगे देखना आएगा क्वेश्चन। चलो देखो अगला ही क्वेश्चन आ गया। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या आया, देखना अभी। देखो 100 वाट का बल्ब है, पावर कितना है? 100 वाट है। वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? मीटर में। 4 × 10⁻−9 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड का मैंने अभी फॉर्मूला बताया तुमको, 5 × 10⁻24 इंटू पावर इन वॉट इंटू लेमडा इन मीटर। तो 5 × 10⁻24, पावर तुम्हारा कितना है? 100 वाट है। लेमडा इन मीटर कितना हो जाएगा? 400 × 10⁻−9
बस सॉल्व कर लो तो ये 1 2 3 4, ये 5 गुणे 10 पावर 28 हो जाएगा, ये 4 गुणे 10 पावर -9, तो ये हो जाएंगे कितना 20 हो जाएगा, गुणे 10 पावर 19, 2 गुणे 10 पावर 20 जूल सेकेंड। सही है। अब इसको कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले एनर्जी इजकल टू एन इंटू एच म्यू निकालेंगे, ठीक है। चूंकि ये दिया हुआ एनर्जी पर यूनिट टाइम करके इसको लिखेंगे एन एस सी अपॉन लेमडा, तब यहाँ से लेमडा पुट करेंगे, यहाँ पे पावर पुट करेंगे, एच पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, तब निकालेंगे। और मैंने तुमको सीधे बोला कि कुछ मत करना, बस नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इजकल टू लिखना 5 गुणे 10 पावर 24 इंटू पावर को रखना वाट में और लेमडा को रखना मीटर में। मिनट पूछेगा पर मिनट तो इंटू 60 कर देना, पर आवर पूछेगा तो इंटू 60 कर देना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो आंसर भी हमारा आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा तेजी हमको रखना पड़ेगा इसमें। देखो ये देखो, कह रहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 गुणे 10 पावर 14। डाटा पे लिखो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द रेडिएशन ऑफ इंसिडेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी गिर रही है वो कितना है 1 गुणे 10 पावर 15 है। इसका मतलब तुम इसको 10 गुणे 10 पावर 14 लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी तो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, अभी बताया था ना। एच को कॉमन ले लो तो म्यू माइनस म्यू नॉट। एच कितना है 6.6 इंटू 10 पावर -34 है। म्यू कितना है बताओ, म्यू कितना है जितना इंसिडेंट किया, इंसिडेंट कितना कर रहा था 10 गुणे 10 पावर 14। कहोगे भैया तो 10 पावर 15 है, भाई 10 पावर 15 को 10 गुणे 10 पावर 14 भी तो लिख सकते हो, तो माइनस 7 गुणे 10 पावर 14, ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10 पावर -34, 10 में 7 जा गुणे 3 गुणे 10 पावर 14। सॉल्व कर लो भाई, 6.6 इंटू 3 कर लो पहले, 19.8 इंटू 10 पावर -20, ये तुम्हारा हो गया, इतना इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जूल में। ठीक, क्लियर है। 19.8 इंटू 10 पावर -20 जूल। कुछ नहीं किया हूँ, बस जो डाटा दिया वो मैंने यूज किया है। एच हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है इंसिडेंटेड, और हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी थी 7 गुणे 10 पावर 14 थ्रेशोल्ड, तुमसे पूछ लेता वर्क फंक्शन बता दो, तो वर्क फंक्शन क्या होता है एच म्यू नॉट होता है, तो 6.6 इंटू 10 पावर -34 इंटू 7 गुणे 10 पावर 14 कर देते, तुम्हारा जो भी वैल्यू आती है तुम्हारा वर्क फंक्शन हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो कह रहा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बताओ जब एन का वैल्यू 5 से, मतलब n1 5 था और n2 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब इनिशियल वो 5th में था और फाइनल अब 2 में आ गया, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताओ। तो मैंने तुमको क्या बोला, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ। चलो ऊपर चलते हैं फिर से पीडीएफ में अपने। फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया 3 पॉइंट, ये देखो ये है ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जब इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो लगा दो सीधे जो पूछ रहा है। वेवलेंथ पूछेगा तो ये लगा देंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या 3.3 इंटू 10 पावर 15। अभी देखना कैसे सॉल्व होगा, कुछ करना ही नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा 3.3 इंटू 10 पावर 15, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहले निकालते हैं वो एनर्जी निकालेंगे लोग -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, सॉरी 2 है ना, तो ऐसा करेंगे माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर, ऐसे निकाल के फिर एनर्जी निकल जाती है। तो फिर एनर्जी इक्वल टू एच म्यू करके म्यू इक्वल टू एनर्जी अपन एस से निकालते हैं। देख रहे हो कितना लंबा हो जाता है ये, हमको कोई मतलब ही नहीं है, डाटा हमको बस मिल गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मालूम है, पुट कर दिया। सॉल्व को देखना कैसे आंसर आएगा। 3.3 इंटू 10 पावर 15, इनिशियल कितना था 1/5 था ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम ले लोगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 4 माइनस 25, यही होगा ना यार, 25 चौको 100, 4 माइनस 25 इक्वल टू 3.3 इंटू 10 पावर 15। पहले वाले का आंसर सही था ना यार, 19.8 वाला सही है। ठीक, देखो ये कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10 पावर 15 इंटू
21/100। तुम कहोगे भैया 21 नहीं -21, माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, 21 आ गया, -21 लिखो चाहे 21 लिखो, कैलकुलेशन में वही आना है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, इसलिए कोई मतलब नहीं रहता उसका। ठीक है, तो 21/100, 21/100 बस सॉल्व कर लो। 3.3 × 21 कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। 3.3 × 21 69.3, 69.3 × 10⁻13, क्योंकि 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो 69.3 × 10⁻13 खत्म हो गया। ठीक, क्लियर है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब तुम्हारे पास जो है दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि बताओ भैया वेवलेंथ कितना हो। वेवलेंथ भी पूछा है ना उसने, वेवलेंथ पूछा है ना उसने। देखो अब दो तरीका है वेवलेंथ निकालने का। देखो एक तो वेवलेंथ के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें कि 1/, वेवलेंथ जो होती है 1.1 × 10⁻, कितनी थी, देखो यहाँ पे लिखी होगी 1.1 × 10⁻7 थी, 10⁻7 इंटू 1/, इनिशियल का स्क्वायर, 1/, फाइनल का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है ना वेवलेंथ का, तो हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बच्चा वो कहेगा भैया हमको तो फ्रीक्वेंसी मिल गई भैया, तो हमको तो मालूम है कि जो वेवलेंथ होती है वो C/, फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 × 10⁸ अपान अगर हम फ्रीक्वेंसी 69.3 × 10⁻13 कर दें तो हमारा वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। और वेवलेंथ का आंसर कितना आएगा मैं बोल देता हूँ तुमको, 434 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो समझ लो मैंने क्या किया। अगर मैं चाहता तो पहले वेवलेंथ निकाल लेता, पहले वेवलेंथ यहाँ से निकालता और फिर फ्रीक्वेंसी = C/λ करके फ्रीक्वेंसी निकाल देता सीधे। लेकिन मैंने कभी भी दोनों, मतलब फ्रीक्वेंसी भी इसी से निकालूं और लेमडा भी इसी से निकालूं, फिर क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा में रिलेशनशिप है ना, तो इसमें मतलब क्या है। अब तुमसे इसी में एनर्जी पूछ लेता तो तुम क्या करते, बोलो। एनर्जी के लिए तुम ये लगाते क्या, एनर्जी के लिए तुम ये लगाते क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी मालूम है पहले से, फ्रीक्वेंसी हमारी इतनी आई है, तो एनर्जी = H × फ्रीक्वेंसी कर देते सीधे। या ये भी नहीं होता, हमारे पास लेमडा निकला होता तो एनर्जी = SC/λ से कर देते यहाँ से। मतलब जितना कम यूज़ करना उतना कम यूज़ करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल गया तो वहाँ से वेवलेंथ निकाल दो, सीधे वेवलेंथ के फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं है। अगर कभी उसने पर्टिकुलरली वेवलेंथ पूछा तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू 1 दिया है और हीलियम दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, पहले एनर्जी बताओ फिर रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, 0.53 n² होता है इन एंगस्ट्रॉम। तो 0.53, n का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और z होता है एटॉमिक नंबर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, इसका 1 इसका 2, तो 2 होता है, 2 हो जाएगा। तो 0.53/2 एंगस्ट्रॉम इसका रेडियस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एनर्जी बताओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस में 13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो निकाल दो भाई, -13.6 × Z का वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 4/1, तो -13.6 × 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तुम्हारा एनर्जी निकल गया, सिंपल सी फंडा थी। तो एनर्जी भी निकाल दिया, रेडियस भी निकाल दिया। ठीक है, तुमको भैया आपने वो फॉर्मूला नहीं लगाया, -13.6 Z², Z² और ब्रैकेट में 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। तो मैं तुमसे बोलूँगा भाई जब 2 रहेगा तब ना, कि 5 से 2 में आ रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, तब ना वो लगाएंगे। जब सिंगल लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट है, n1 का वैल्यू 1 है, तो क्या उसमें इंटू दिया ही नहीं है, n1 का वैल्यू 1 दिया, मतलब सिंपल वाला फॉर्मूला लगा के आगे निकल जाओ। ठीक, चलो अभी सब NCERT के क्वेश्चन चल रहे हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर होगा इसका। ठीक है, एनर्जी बताओ ईच फोटॉन का। अब देखो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन पूछा है, अगर 1 मोल ऑफ फोटॉन पूछता तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ता। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन पूछा है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब ये इसका ऐसे लिखना चाहिए, इसको 3 × 10⁻15 हर्ट्ज ऐसे लिखना चाहिए, गलत टाइप हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी = क्या हो जाएगा बताओ, H × म्यू 6.6 × 10⁻−34 इंटू म्यू कितना होगा, 3 × 10⁻15 होगा। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि बार बार उसको करने में बहुत दिक्कत होगी। तो 1.988 × 10⁻18 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, कैलकुलेटर यूज कर लो भैया, उतना ही आएगा। अब वेवलेंथ जिसकी है 0.50 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी = क्या होती है, SC/λ।
यही तो होता है। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 गुणा 10⁸ अपन 0.50 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व कर लो, या फिर मैंने तुमको बोला था ना एनर्जी इक्वल टू होती है 12,400 अपन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट इसको यूज़ कर लो। तो इससे जो आंसर आ रहा था तुम्हारा वो कितना आ रहा था, 3.98 इंटू 10⁻15 जूल आ रहा है इससे। ठीक, अब इससे करके देखना, इससे भी एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वही HC को हमने सॉल्व कर दिया था। मैंने ही तो बोला था 12,400 अपन लेमडा को रख दो एंगस्ट्रॉम में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं था, देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी देखना कैसे आएगा आंसर। जितने पॉसिबल चीज़ें हैं उधर से तुमको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो 12,400 और लेमडा पहले से कितना है 0.5 है, तो 12,400 इसका मतलब हो जाएगा ये 12,400 जो है इतना अपान 5 हो जाएगा। सॉल्व कर दो भैया, आ जाओ भाई। तो 12,4 3 तो 0 डिवाइडेड 5, ये आ जाएगा देखो 24,800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो इंटू 1.6 कर दो, देखो आ गया एग्जैक्ट क्वेश्चन आया 39680 आया इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 3.96 इंटू 10⁻15 जूल। देख लो एग्जैक्ट आंसर आया कि नहीं। मतलब तुम्हारे पास मैंने इतने ऑप्शन दे दिए ना, तुम किस में अपनी निपुणता हासिल करते हो, किस में तुम अपनी महारत हासिल करते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास ऑप्शन मैंने बहुत दे दिए हैं, अब तुम किस में अपनी महारत हासिल कर लेते हो। चाहे तुम इसको बार बार सॉल्व करके लगा लिया करो, या फिर तुम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लो 12,400 पर लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन बताओ। नंबर ऑफ फोटॉन के मैंने तुमको फिर से बताया था क्या होता है नंबर ऑफ फोटॉन के लिए, 5 गुणे 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा। तो 5 गुणे 10⁻24 कहोगे भैया पावर तो दिया ही नहीं है, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी दिया ना 1 जूल, ठीक है, तो 1 जूल रख दो यहाँ पे। लेमडा कितना है 4000 पिकोमीटर, 4000 गुणे 10⁻−12 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻−12। सॉल्व कर लो, 1 2 3 ये कट जाएगा 10⁻−9 बचेगा, और 5 को 20, 20 गुणे 10⁻24 गुणे 10⁻−9, तो 2 गुणे 10⁻25 गुणे 10⁻−9, 2 गुणे 10⁻16, इतना फोटॉन होगा। आंसर चेक कर लेते हैं भैया इसका, 2 गुणे 10⁻16 फोटॉन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भैया आपने बोला था पावर वाट में होना चाहिए, पावर तो दिया ही नहीं है, एनर्जी दिया है ना लाल, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर बोलते हैं। और टाइम कितना है पर सेकंड ही तो पूछता है, जब कुछ ना दिया हो तो मतलब पर सेकंड पूछ रहा है, तो एनर्जी पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, पावर ही हुआ। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा फोटॉन ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक ऐसे सरफेस है हमारी, एक फोटॉन आई यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ कितनी है, मतलब इंसिडेंटेड वेवलेंथ कितनी है 4 गुणे 10⁻−7 स्ट्राइक करी। वर्क फंक्शन, इसका जो वर्क फंक्शन है मेटल का, मतलब जो W0 है, इसकी हमारा कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटॉन बताओ। तो भैया देखो एनर्जी ऑफ फोटॉन तो हो जाएगा SC अपन लेमडा, क्योंकि 4.4 इंटू 10⁻−7 से गिर रही है, तो SC अपन लेमडा हम रखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, इसको 1240 लिख दूँ, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नीचे लेमडा चाहिए हमको नैनोमीटर में। तो 4 गुणे 10⁻−7 को अगर मैं 400 गुणे 10⁻−9 नैनोमीटर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो आसान हो गया ना हमारे लिए। 1240 अपन 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 0 0 खत्म, और 124/40 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, जब बार बार लगाओ क्वेश्चंस को तुमको लगेगा कि हाँ चीज़ें आसान हो रही हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ से आ रहा है वो, सॉरी ये देखो यहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, आया कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो कुछ वर्क फंक्शन होगा, तो कुछ वर्क फंक्शन को कंपनसेट करके बाहर निकलेगा कुछ वेलोसिटी के साथ, ये तो मैंने पढ़ाया था।
और मैंने बोला था कि 4 × 10⁻⁷ को हम लोग 400 × 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं ना। अगर तुम नहीं करना चाहते हो ऐसे, तुम सीधे ये लगा लो, एनर्जी इक्वल टू क्या, SC/λ। तो एस का वैल्यू 6.6 × 10⁻⁴ गुणे 3 × 10⁸ अपन लेमडा का वैल्यू 4 × 10⁻⁷। जब तुम इसको लगाओगे ना तब भी तुम्हारा उतना ही आंसर आएगा जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मैंने लाया यहाँ पे, जब तुम सॉल्व करोगे तो चीज़ें हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करें जब हमको आसानी से मिल सकती हैं चीज़ें, क्योंकि चूंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है यहाँ पे वर्क फंक्शन, तो हम इसको भी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके लिए मैंने बताया था 1240 हो जाएगा जब नैनोमीटर में रखोगे, तो लेमडा इन नैनोमीटर, तो 400 इसको ये मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर। तो हमने लिख दिया 1240/400, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहला हमारा काम हो गया एनर्जी, मतलब जो एनर्जी गिर रही है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिर रही है। दूसरा कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, hν माइनस hν0, या फिर जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है माइनस वर्क फंक्शन, यही तो है, जो एनर्जी गिरी और जो एनर्जी वर्क फंक्शन की है, तो हो तो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गिरी और 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वर्क फंक्शन है, तो कितनी होगी, घटा लो भैया, माइनस 3.1 माइनस 2.13, मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, क्लियर है यहाँ पे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 0.8 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया यार 2.13 है ना यार, 2.13, 0.97, चलो कुछ तो गलती हो रहा है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ × m/v², कितना जी है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो किस में, जूल में, 1.6 × 10⁻⁻19, ये 2 को इधर कर दो, 2 इधर आ जाएगा, मास को कर दो नीचे, मास तुम्हारा नीचे कितना मास होगा, 9.1 × 10⁻31, इतना ही तो मास होता है यार। मास ऑफ प्रोटॉन इतना ही तो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है, ठीक है। कभी भी निकालोगे मास तो उतना ही होगा ना, मास इतना ही होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होती है प्रोटॉन की मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा यार, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आनी चाहिए, ठीक। इक्वल टू v², तो भी तुम करोगे तो ये पूरा आ जाएगा रूट में आ जाएगा 0.97 × 1.6 × 10⁻19 × 2/9.1 × 10⁻31। इसका आंसर तुम्हारा मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, कितना आ रहा है, 5.84 × 10⁻5 आ रहा है, 10⁻5 आ रहा है, ये तुम्हारा वेलोसिटी होगी। मतलब इतना टफ कैलकुलेशन तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना टफ कैलकुलेशन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुमसे तो पूछा जाएगा अभी जो PYQ आएंगे ना, वो देखना कितने आसान है, तुमसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आसान ही पूछा जाएगा। वो तो NCERT है, तो NCERT की लैंग्वेज ही टफ होती है, इसलिए टफ तुमको लग रही है, ठीक। तो एनर्जी गिरी, हमसे पूछा एनर्जी कितनी गिरी, वेवलेंथ दे रखी है, SC/λ से लगा दो या 1240/λ इन नैनोमीटर्स लगा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगी, ठीक। दूसरा हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, hν माइनस hν0, मतलब जो एनर्जी गिर रही है माइनस वर्क फंक्शन, hν0 को वर्क फंक्शन ही तो बोलते हैं। तो जो एनर्जी गिरी 3.1 थी, जो वर्क फंक्शन है 2.13 थी, तो एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी जो बच गई, दोनों घटा के लिख दो, घटाने के बाद 0.97 आया। अब वेलोसिटी पूछा तो ½ m/v² से उसको कंपेयर कर दिया यार, खत्म कहानी। भाई यार कब खत्म होगा ये NCERT वाली क्वेश्चंस। देखो पावर दिया है 25 वाट, वेवलेंथ दिया है 0.57 × 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड पूछ रहा है, क्वांटा मतलब फोटान पर सेकंड पूछ रहा है। रेट का मतलब होता है क्या, पावर। रेट का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब पावर के बारे में उसके बारे में पूछ रहा है। नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड के बारे में पूछ रहा है, तो क्या था 5 × 10⁻24 इंटू पावर कितना है 25 इन वाट है, और लेमडा कितना है 0.57 ×
10 पावर -6। बस बाबू सॉल्व कर लो, चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, अभी देखना कैसे आंसर आएगा। तुम देख रहे हो कहीं पे मैंने एनर्जी का जिक्र ही नहीं किया है कि एनर्जी मैं लगाऊं चाहे कुछ करूं, कोई मतलब नहीं एनर्जी का। 125 गुड़े 0.57, 71.25 गुड़े 10 पावर -18, 71.25 गुड़े 10 पावर -18, ये आंसर हो जाएगा। इसको तुम 7.125 इंटू 10 पावर -19 भी लिख सकते हो। क्लियर, नंबर ऑफ फोटॉन नंबर ऑफ क्वांटा निकल गया। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, देखो एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ जब n इक्वल टू 6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। मैंने बोला था ना, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर n1 से n2 में जा रहा हो तो फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस n2 और n1 माइनस n2 प्लस 1 अपान करके फॉर्मूला था, ठीक। लेकिन मैंने बोला जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सिंपल सा फॉर्मूला n माइनस 1/2, ये था ना ग्राउंड स्टेट के लिए, तो बस ये यूज़ कर दो। कितना है 6 ना, तो 6 माइनस 1/2, 6 गुड़े 5/2, 6 × 5 = 30/2, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सही है। क्लियर है, ठीक। अरे भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो पूछ रहा है, फॉर्मूला तो बताया था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का n(-1/2), और ऊपर से नीचे मतलब दो, मतलब n1 कुछ और है n2 कुछ और है, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग से लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला था ऊपर, पढ़ लो ऊपर, ठीक। चलो PYQ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। देखो कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज इतना, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ तक पढ़ूंगा नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे बस इतना पता है कि एनर्जी विद फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा। तो एनर्जी विद फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब होता है -2.2 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n², यही तो था। तो -2.2 इंटू 10⁻18 कहो भैया 1/n1 का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई n2 तो कुछ है ही नहीं यार, एक ही वैल्यू ही दी है, तो वही डायरेक्ट लगाएंगे ना। जेड का वैल्यू कितना होगा बताओ, हाइड्रोजन है ना तो 1 हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में तो कितना 25 हो जाएगा। भाई कर दो एक बार, देखो माइनस में 2.2 डिवाइडेड बाई 25 माइनस में 0.088 इंटू 10⁻18 कर लो भैया। इसको तुम लिख सकते हो क्या 8.8 इंटू 10⁻21 लिख सकते हो, माइनस में इसका आंसर आएगा 8.8, 2 बार जाएगा ना 10⁻20 हो जाएगा, इतना जूल तुम्हारा आंसर आ जाएगा एनर्जी, ठीक। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, बस जो मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ वही यूज़ करके लगा रहा हूँ, बस तुम्हें डाटा लिखना आना चाहिए और डाटा समझना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा रेडियस बता दो फिफ्थ ऑर्बिट का, तो रेडियस इसका तो तुमको मालूम है 0.53 इंटू n²/z, तो 0.53, n कितना है 5 है तो 25 हो जाएगा, और z के वैल्यू क्या एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो खत्म हो गया, तो 0.53 इंटू 25 कर दो भाई, 0.25 इंटू 0.53 इंटू 25 13.25 मीटर कर लो, सॉरी एंगस्ट्रॉम में आता है, ये एंगस्ट्रॉम में आता है, सॉरी एंगस्ट्रॉम में 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में इसका आंसर आता है। ये हमने पूरा अभी तक NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब देखना जो PYQ आएंगे ना, PYQ देखना कितने जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, PYQ में बहुत टाइम लगता है। देखो कह रहा है डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होता है, तो डी ब्रोगली हो सकता है मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ा, लेकिन तुमको मालूम है λ=h/mb को ही डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, इसको λ=h/p भी लिख सकते हो, ठीक। तो h/mb डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, इसको कम से कम 2 बार लगा लेना। कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1, मतलब कह रहा है कि कोई हाइड्रोजन एटम यहाँ पे था, उसको एक्साइटेड करके जब कहीं पे भेजा गया है, ठीक है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, मतलब जो डेल्टा ई है वो कितना दिया है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्लियर है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। सो तो सही था यार, इसका मिला लो भैया, तो खत्म हो जाएगा कहानी। देखो अगर किसी क्वेश्चन में अगर मतलब आंसर गलती हो जाता है मेरे से, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सही करवा दूंगा अगले टॉपिक में। अगर नहीं बताओगे तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे भी परेशानी होगी, तुम्हें भी परेशानी होगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक, सही आंसर। चलो
तो जो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो चेंज इन हमारे पास क्या है, एनर्जी के बारे में दे रहा है कि एक्साइटेड मतलब यहाँ से यहाँ पे गया तो 12.1 का हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज आया। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर होता है जो चेंज हुआ एनर्जी के लेवल में। ठीक है, अब एनर्जी के लेवल में जब तुम देखोगे तो क्या लिखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 12.1 है, स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने लाइन्स मतलब कितने लाइन्स जो है ना वो निकलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। और लाइन्स तुम तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तुमको एन का वैल्यू ना मालूम हो, क्योंकि n-1/2 तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे लाल, बताओ मैंने तुमको क्या बोला था, तुमको मैंने एक चीज़ बताई थी, ये देखो ये मैंने बोला था ना, या तो इसको निकालना या तो रट लेना। तो मैंने बोला था रटना बहुत आसान होता है, इतना बायो जो रट लेता है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इसको रटना। अभी देखना इसको कैसे ही सॉल्व करवा दूंगा। देखना अभी, ठीक है, देखना उस फिगर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, अभी देखना कैसे आएगा। देखो देखो मैंने क्या बोला, जब तक तुम n के वैल्यू नहीं पता कर पाओगे तब तक तुम लगा ही नहीं पाओगे n इंटू n-1/2। तो कितना चेंज हुआ है, 12.1 हुआ है ना, 12.1 हुआ ना। तो ज़रा इसमें चेंज करके देखो कि कहाँ से कहाँ तक आने में 12.1 का चेंज हो सकता है। देखो अगर n के वैल्यू 3 से कोई 1 में आ रहा है तो क्या होगा, -1.51 माइनस में -13.6, इसको सॉल्व करो, 13.6 माइनस 1.51, अरे यार ये तो यही यही है क्या, 12.09 मतलब 12.1, मतलब 3 से 1 में आ रहा है, 3 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना 3 होगा, 3 स्पेक्ट्रल लाइन होंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला ही था n-1/2। अब तुमको भैया आपने कैसे लगाया ये, कैसे लगाया ये, आपने कैसे इसको सॉल्व कर दिया, 12.1 आपने लगाया। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है ये चीज़ें। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी है, बस मैंने देखा, मैंने तुमको क्या बोला कि याद कर लेना इस चीज़ को और देखना दोनों का चेंज कितना है। और मैंने बताया भी था, जैसे 10.2 होगा इसका मतलब 2 से 1 में आ रहा है, 1.89 होगा इसका मतलब 3 से 2 में आ रहा है। ठीक है, अब 3 से 1 में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, अभी आया ना 12.1 हो जाएगा जब 3 से 1 में आएगा तो। ठीक है, और मैंने भी बोला था यहाँ से यहाँ जाओगे तो सक्सेसिव वाला घटता है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी घटता है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन सेकेंड ऑर्बिट, एन का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, जेड का वैल्यू कितना दिया है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n था ना, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म, 1.1 हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻6, 3.3 इंटू 10⁻6, 3.3 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला था 2.2 इंटू 10⁻6 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ बामर सीरीज। आया ना मैक्सिमम वेवलेंथ, देखो लेमडा मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन होता है। या एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब वो जस्ट ऊपर से आएगा, मतलब बामर सीरीज में n1 की वैल्यू अगर 2 होती है तो n2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एनर्जी मिनिमम के लिए 3 होनी चाहिए। जस्ट उसके ऊपर से आएगा तभी तो एनर्जी एकदम मिनिमम होगी, जस्ट उसके ऊपर से आ रहा है तभी तो उसकी एनर्जी एकदम मिनिमम हो रही है, जस्ट उसके ऊपर से। और मान लो इनफाइनाइट से आता तो एनर्जी एकदम मैक्सिमम होती। हमसे कह ही रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हुआ कि एनर्जी मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम तब होगी जब जस्ट उसके ऊपर से ही आ रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ बता दो बामर सीरीज का, तो भाई यार वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है,
लेमडा 1/λ इक्वल टू होता है 1.1 इंटू 10 पावर कितना, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। 1.1 इंटू 10 पावर 7। भूल जाता हूँ यार, मैं भी बहुत दिन हो गया ना करवाए। 1.1 इंटू 10 पावर 7। और ये लेमडा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये 1/λ निकलता है जो भी निकलता है, मतलब वेव नंबर निकाल रहे हो उसको उल्टा करना पड़ेगा तुम्हें। इंटू 1/4 माइनस 1/9। कहोगे 4 कहाँ से आ गया, तो भाई 2 का स्क्वायर, 9 कहाँ से है, 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 1.1 इंटू 10 पावर 7 और 9 4 का हो जाएगा 36। 4 9 9 और 9 चौका 36, मतलब 5/36। 1.1 इंटू 10 पावर 7 इंटू 5/36, ये तुम्हारा 1/λ है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा तुम्हारा 36/5.5 गुणे 10 पावर 7 इक्वल टू 36 गुणे 10 पावर -7, ऊपर चला गया 5.5। सॉल्व कर लो भाई। 36 डिवाइडेड बाई 5.5, 6.54 इंटू 10 पावर -7। इसको तुम 654 गुणे 10 पावर -9 लिख सकते हो, इसको 654 नैनोमीटर लिख सकते हो। आंसर किया जाए भैया 654 नैनोमीटर, मतलब 660 के राउंड। ठीक है, अब देखो तुम इसमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी दे रखी है, हमने यूज किया क्या, किया ही नहीं भाई। हमको सीधे लेमडा पूछा, हमको डायरेक्ट, हमको मालूम है फॉर्मूला 1.1 इंटू 10⁻7 इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर 1/λ होता है। उल्टा कर देंगे, लेमडा आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एनर्जी दिया इतना 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 इतना, हमको कुछ नहीं मालूम है, 1 से जा रहा है 2 में, मुझे बस इतना मालूम है कि 1 से 2 में जा रहा है, तो मैं ये सब ताम झाम पढ़ूंगा ही नहीं। 1 से 2 में जा रहा है तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस में 2.2 इंटू 10 पावर -18, 1/ इनिशियल का स्क्वायर 1, 1/ फाइनल का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा, माइनस में 2.2 इंटू 10 पावर -18 इंटू 3/4। ठीक है, ठीक है ना यार। गलती क्या कुछ तुमने, एनर्जी तो पूछा है, सॉरी वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ पूछा है और मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ। वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ के लिए सिंपल सा भी मैंने फॉर्मूला लगाया था 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पावर 7 1/1 माइनस 1/4, यही होगा ना। 1.1 इंटू 10 पावर 7 इंटू 3/4, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3.3 इंटू 10 पावर 7, मतलब 4/3.3 इंटू 10 पावर -7। कर लो भाई, 4 डिवाइडेड बाई 3.3, मतलब 1.212 इंटू 10 पावर -7, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। कुछ भी करने का, बस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बस उतना ही करना ही होता है। ठीक, क्लियर है। देखो ये जेईमेन 2019 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर मोमेंटम p है, ठीक है, तो वेवलेंथ तुम्हारा लेमडा है। अगर मोमेंटम 1.5 p हो गया तो वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ हमने x मान लिया या p डैश मान लिया, हमने लेमडा डैश मान लिया। तो बताओ तुमने कहीं पर भी एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो सब। कहीं पे तुमने मोमेंटम और लेमडा का रिलेशन पढ़ा है क्या, मोमेंटम और लेमडा का रिलेशन, मोमेंटम और लेमडा का रिलेशन। ठीक है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है, कहीं पे पढ़ा है क्या। एटम वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है अभी यहाँ पे, मैं एटम वाले चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ, तो मैंने तुमको वहाँ से यहाँ अप्रोच करना सिखा रहा हूँ। तुमको एक फॉर्मूला याद होगा कि एनर्जी जो होती है वो p² होती है, और भैया बिल्कुल होती है। एनर्जी को तुम SC/λ लिख सकते हो इक्वल टू p²/2m, बिल्कुल सही भैया। ठीक, तो यहाँ से हमको मिला कि जो p² है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। ठीक, कहोगे भैया बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है आपकी। तो p² जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो रहा है, तुमको पता लग गया, कैसे पता लगा, क्योंकि एनर्जी है, हमने एनर्जी से क्यों ही कंपेयर किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी इक्वल टू p²/2m। तो हमको क्या मिल गया, p1 का स्क्वायर अपन p2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, λ2/λ1, क्योंकि लेमडा इनवर्स है ना, तो p1 के सामने λ2 आएगा, p2 के सामने λ1 आएगा। तो p1 हमारा कितना है, ये p है का स्क्वायर, दूसरा क्या है 1.5 इंटू p का स्क्वायर,
लेमडा टू हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। लेमडा वन लेमडा है हमारा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 1/1.5 2.25 होता ना, रुक जाओ यार, 1.5 इंटू 1.5 2.25 इजकल टू लेमडा टू बाई लेमडा। तो लेमडा टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा अपन 2.25। आंसर कितना दिया? गलती कर रहे हैं क्या कुछ? पी है 1.5 पी है। एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और नीट का जेईई मेंस का क्वेश्चन तो अच्छा ही होगा। पी है और 1.5 पी है, इसका होल स्क्वायर, ये तुम्हारा, ये लेमडा वन है तो यहाँ पे लेमडा टू आएगा, जो हमको लेना है, जो हमको निकालना है, लेमडा टू अपन लेमडा। तो पी से पी कट जाएगा तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5, ये 2.25 होगा, अपन 1/2.25 इक्वल टू लेमडा टू अपन लेमडा। तो लेमडा टू इक्वल टू हो जाएगा क्या, लेमडा अपन 2.25, लेमडा अपन 2.25, 1/2.25, ये हो जाएगा 0.444 लेमडा। ये लेमडा आ जाएगा 0.0444 लेमडा। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा 0.44 लेमडा है। 1/2 0.5 लेमडा, ये गलत हो गया। 4/3 ये भी गलत हो गया। 2/3 ये 0.66 के राउंड को, ये भी गलत हो गया। 4/9 लेमडा ये सही होगा। जब 4/9 करोगे तो ये 0.444 लेमडा ही आएगा। ये भी एक तरीके से देखोगे तो अच्छा ही क्वेश्चन है। मतलब पी स्क्वायर वाला तुमको कंसेप्ट दिमाग में इस टाइम पे क्लिक करना चाहिए था कि एनर्जी जो होती है पी स्क्वायर अपन 2m के बराबर होती है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है भाई। आंसर सही है ना इसका? देखो, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोहर रेडियस। अब देखो, तुमको मालूम है कि जो रेडियस होता है कितना होता है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, मतलब फोर्थ है तो 16 अपन जेड, ठीक है। कुछ नहीं दिया होता तो हाइड्रोजन ही मान के चलते हैं, ठीक है, रेडियस हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ बताओ। अब ये भी कंसेप्ट तुमको यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन वेवलेंथ का जो पूरा सर्कम्फरेंस जब एक बार रोटेट करता है तो क्या होता है, 2πr इक्वल टू होता है एन लेमडा। ये तुम्हारा वेवलेंथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। ये सब मेरे अवतार के सीरीज में सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सीट जब पढ़ोगे तो तुमको सब वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानो कि रेडियस तो तुम निकाल लोगे, लेकिन तुमसे वेवलेंथ पूछा है, तो रेडियस और वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है वो, 2πr इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो अगर मैं इसको पुट करूँ 2π इंटू आर की जगह मैं क्या रखूँगा, 0.53 अपन 0.53 इंटू 16/z। यार तुम ऐसे कर लो ना, इसको सबसे आसान तरीका, इसको ऐसे कर लो। देखो, रेडियस का वैल्यू होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। इसको तुम ए नॉट मान सकते हो, बोला ही था मैंने, ए नॉट मान लेते हैं इसको। ए नॉट मान लो और एन स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, फोर्थ ऑर्बिट है तो एन स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर से रहने दो, ठीक। 2 इंटू पाई, आर की जगह ये पूरा पुट कर दो, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और यहाँ से इक्वल टू एन इंटू लेमडा हो जाएगा, ठीक। एक एन से एक एन तुम्हारा कट जाएगा और जेड का वैल्यू 1 ही होगा, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो हाइड्रोजन मानते हैं। 2π इंटू ए नॉट इंटू एन इजकल टू लेमडा हो गया। एन का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 8π ए नॉट इजकल टू लेमडा हो गया, सी हो जाएगा। मैंने कुछ भी अपने एंड से नहीं किया है, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने बस वही किया है। 2πr इक्वल टू एन लेमडा होता है। हमको रेडियस का तो मालूम है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन रेडियस और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो 2πr इंटू एन लेमडा के बराबर होता है। ये आर एन होता है, नीचे एन लिख लो छोटा सा,
कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है। मतलब ये जो दोनों फार्मूला, ये फार्मूला अलग से नोट कर लो, और ये फार्मूला जो है पी स्क्वायर अपन, ये वाली एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपन टू अलग से नोट कर लो। ये एटम में भी पढ़ाया गया है और यहाँ पर भी तुमको मेरे अवतार के सीट में तुमको मिल जाएगा। ठीक, जैसे देखो, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर होता है, इक्वल टू क्या होता है, NH अपन 2 पाई। यही तो है बोहर का पोस्टुलेट। बोहर का पोस्टुलेट यही है। ये तुमको कहाँ मिलेगा, ये सब ये तुमको कहाँ मिलेगा, ये सब तुमको अवतार के जो फार्मूला सीट है वहाँ मिल जाएगा, और एटम वाले चैप्टर में मिलेगा। तो एम बी आर इक्वल टू NH अपन 2 पाई होता है। ये एंगुलर मोमेंटम है, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। तो NH अपन 2 पाई का मतलब क्या होता है, एन का वैल्यू कितना दिया 5, तो 5h अपन 2 पाई, इसका मतलब कितना हुआ 2.5h अपन पाई। बी कहाँ भैया, 2.5h अपन पाई, बी सही है। ठीक, उसका फिर जेईमेन सा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। देखो हीलियम का जो एनर्जी है वो दे रखा है 19.6 × 10⁻18। कह रहा है कि लिथियम के लिए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मतलब n=1 के लिए लिथियम के लिए एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में 13.6 Z² अपन n², यही तो होता है। 13.6 सबका कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। n का वैल्यू 1 दिया है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, मतलब एनर्जी हमारा डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या, Z²। तो एनर्जी ऑफ हीलियम अपन एनर्जी ऑफ लिथियम, एनर्जी ऑफ हीलियम कितना है 19.6 × 10⁻18 है। ठीक है, ये हमारा एनर्जी ऑफ हीलियम x हो जाएगा। ये किसके बराबर है, Z² के। तो Z ऑफ हीलियम कितना होगा, Z ऑफ हीलियम कितना होगा, हाइड्रोजन हीलियम 2 दूना 4, और लिथियम का कितना होगा 3 3 9। भैया Z एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और इसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Z² अपन n²। तो x की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी 19.6 × 10⁻18 गुणे 9 अपन 4 हो जाएगी। बस यहाँ से पुट करके सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 19.6 × 9 डिवाइडेड बाई 4, 44.1 × 10⁻18। इसको तुम लिख सकती हो क्या, 4.4 × 10⁻17। बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लो, तुमको जिस विधि से लगाना है, जिस फॉर्मूले से लगाना लगाओ, लेकिन जो मैं अभी फॉर्मूले तुमको लगवाया हूँ ये लगभग मोस्ट इफिशियंट जो फॉर्मूले हैं वही मैंने लगवाया तुमको। ठीक, मतलब जितने अच्छे से जितना कम टाइम में तुम कर सकते हो उतना मैंने करवा दिया। ठीक है, अभी ये हो गया 50 मिनट 40 मिनट, वो मतलब लगभग 1.5 घंटे की फेस टू फेस वीडियो हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उससे करवा दे रहा हूँ, विदाउट फेस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चंस हैं यार इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो ना, कह रहा है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 देन द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ फोर्थ। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे मेरे भाई, रेडियस जो है थर्ड ऑर्बिट का कितना दिया है, r3 दिया हुआ है, थर्ड बोहर ऑर्बिट का r3 कितना होगा 0.53 n²/z। n² कितना होता है, बाई 3 का स्क्वायर 9 अपन z कितना होगा, हाइड्रोजन है तो 1 मान लो इसको। उसी तरह r4 कितना होगा 0.53 × 4 का स्क्वायर, n²/z ना, तो 4 चौको 16 अपन 1 इसको मान लो। तो r3 अपन r4 इसका लो कितना आ गया, ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या 9/16। तो r4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, r4 जो हो जाएगा 16 r3/9, 16/9 r3, 16/9 r3 बी हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया हूँ भाई, r के वैल्यू 0.53 n²/z, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे यार। कह रहा बताओ लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन कब निकलेगा, कौन से ट्रांजिशन में। तो मैंने तुमको बोला था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4 5। मैंने बोला था कि तुम जितना ऊपर से आओगे, जैसे मान लो इनफाइनाइट से अगर 1 पे आ रहे हो तो एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, और एकदम जस्ट बगल से आ रहे हो तो एनर्जी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। तो चेक करो भैया, 6 से 1 में आ रहे हो मतलब ये 6 से 1 में आ रहे हो तो इतने का गैप है, मतलब एनर्जी अच्छी खासी होगी।
5 से 4 में आ रहे हो, 5 से 4 में मतलब यहीं पे इतने पे ही रुक गए तुम, इतने पे ही रुक गए 5 से 4 में, ठीक है, 5 से 4 में, ठीक है। 5 से 3 में आ रहे हो, अभी देख लेते हैं, 5 से 3 में आ रहे हो मतलब तुम 5 नंबर से आ रहे हो 3 नंबर पे, मतलब इसमें कुछ एनर्जी हो, मतलब इसमें भी एनर्जी अच्छी खासी होगी, इसमें भी एनर्जी अच्छी खासी होगी। अब दिक्कत मसला जानते हो कहाँ फंस रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कह रहा है 5 से 4, जब 5 से 4 में आ रहे हो तब, और 6 से 5 है, 54 नहीं है, 6 से 5 है, 6 से 5 में आ रहे हो तब, तो बताओ किस में एनर्जी सबसे कम होगी। तो मैंने तुमको बोला था कि जब सक्सेसिव में जाते हो, सक्सेसिव एनर्जी में जाते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आया था 10.1 आया था, फिर यहाँ पे थोड़ा घट गया था, फिर थोड़ा घट गया था, फिर थोड़ा घट गया, फिर घट गया ना, मैंने क्या बोला था, सक्सेसिव में जैसे ऊपर ऊपर जाओगे, जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी घटेगी। मतलब 4 से 5 में अगर एनर्जी 10 थी तो 6 से 5 में एनर्जी 8 हो जाएगी और ज़्यादा घट जाएगी, मतलब 6 से 5 में एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है, ये तुमको मैंने अभी ऊपर समझाया भी था, थियरी में भी समझाया था, ठीक। और तुमको ना विश्वास हो तो यहाँ पे देख लो, लिखा भी होगा, अभी देखना कहाँ गया, देख लो यहाँ पे, यही तुमको तब से समझा रहा था मैं, यही सेम कंसेप्ट कि सक्सेसिव बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिट एनर्जी क्या हो घटती जाती है, जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी घटती जाएगी, ये घटा, इससे और कम, इससे और कम, इससे और कम, इससे और कम होगी। तो 5 से 4 में मान लो एनर्जी एक्स है ना, तो जो 6 से 5 में आएगी एक्स से कम ही आएगी, घटेगी, ठीक है, वही मैं तुमको बता रहा था, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड जब n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो n इक्वल टू 4 से जब n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, सीधे मैं फॉर्मूला ही याद, मतलब मैं कुछ एनर्जी फेनर्जी कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा फ्रीक्वेंसी का, 3.3 गुणे 10 पावर 15, 3.3 गुणे 10 पावर 15, 3.3 गुणे 10 पावर 15, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.3 गुणे 10 पावर 15, 1/n1 का स्क्वायर मतलब 16, 1/, फाइनल का स्क्वायर 1/1, तो 3.3 गुणे 10 पावर 15, 16 का 16 हो जाएगा, 1 माइनस 1, 16 16 मतलब 15/5 16, 3.3 इंटू 10 पावर 15 इंटू 15/5 16, सॉल्व करो भैया, 15 इंटू 3.3, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, 49.5 डिवाइडेड बाई 16, लो आ गया 3.09 इंटू 10 पावर 15, ये आपका हो गया भाई साहब आंसर, ये सी हो गया, ठीक है। बस फ्रीक्वेंसी पूछे कुछ भी पूछे, तुम क्वेश्चन बस देखना पूछ कह रहा है, और 4 ही फॉर्मूले हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एनर्जी है, 3 फॉर्मूले, पुट करो आंसर लाओ, पुट करो आंसर लाओ, ठीक है। हु मॉडिफाइड बोहर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, समरफील्ड ने, बोहर और जितने लोग थे सबने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, समरफील्ड आया उसने बोला कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, समझ के रखना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जो है वो दिया है 3.4, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ एनर्जी होती है, मतलब माइनस में 3.4 मतलब क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा, प्लस में 3.4, मैंने बोला तो था कि जितनी एनर्जी होगी निगेटिव में उतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब वही तुमसे पूछता, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी मतलब क्या, -3.4, इसका मतलब -6.8, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती वो माइनस में 6.8 होती। अगर तुमसे बाइंडिंग एनर्जी पूछता तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो -3.4 का मोड मतलब 3.4 होती है बाइंडिंग एनर्जी, सेम चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक, क्लियर। अगला देखो, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर, तो भाई एनर्जी रेडियस निकाल लो ना, रेडियस निकालो पहले, अरे यार 4 ऑप्शन दिया है क्या इसमें, चलो पहले हम लोग हीलियम का निकाल लेते हैं, हीलियम का रेडियस कितना हुआ 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड, 0.53 इंटू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर कितना बताओ, हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर हीलियम का हाइड्रोनियम 2 हो जाएगा, इंटू 10 से पावर -10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में होता है, सॉल्व कर लो भैया, तो 0.53 डिवाइडेड बाई 2,
0.265 इंटू 10⁻⁻10। इसको तुम लिख सकते हो 26.5 गुणे 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻10 इजकल टू 26.5 पिकोमीटर तुम लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हीलियम का जो रेडियस होगा 26.5 पिकोमीटर होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो हीलियम का 17.6 दिया, मतलब बी ऑप्शन होगा नहीं। हीलियम का 26.4 दिया, सही है। हीलियम का 17.6 दिया, ये गलत होगा। मतलब सी ऑप्शन हो सकता है और ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए में भी 26.4 दिया है। एनर्जी हीलियम का ऐसा -8 पॉइंट दिया है, इसमें भी -8.6 इंटू 10⁻16 -18। एनर्जी निकालो भाई, एनर्जी क्या होगी बताओ। माइनस में 2.2 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना है, हीलियम का कितना 4, एन की वैल्यू 1 ही है, तो 8.8 गुणे 10⁻18 निगेटिव में। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 16 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन। ओह माय गॉड, बहुत क्वेश्चन हुआ यार, बहुत ज़्यादा लग गया इसमें क्वेश्चन। कह रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 2 to 3। देखो कह रहा है कि 2 से 3 में जा रहा है तो क्या वेवलेंथ की रेशियो होगी, और 4 से 6 में जा रहा है तो मतलब 2 से 3 में जाने में जो वेवलेंथ आ रहा है उसकी, और 4 से 6 में जाने में जो वेवलेंथ है उसकी रेशियो बतानी है। तो 2 से 3 में जब जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 मान लो इसको। कितना था 1.1 इंटू 10⁻7, 1/4 माइनस 1/9। उसी तरह 1/λ2 क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7, 1/16 माइनस 1/36। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए। डिवाइड कर दो दोनों को, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये λ2 चला जाएगा ऊपर, λ1 नीचे, तो λ2/λ1 ये कितना हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो ना, 1/4 माइनस 1/9 को, 9 चौको 36, ये 9 माइनस 4, ये 5/36। तो मतलब ये पूरा आया था 5/36 और 1/16 माइनस 1/36। इसको कर लो, एलसीएम निकालो, 16 36, 4 चौको 16, 4 9 36, 4 करने 4 और 9 9, 4 चौको 16 9, 16 9 कितना होता है 144। तो ये कटेगा 9 बार में, और 144 डिवाइड बाई 36, 4 बार में, मतलब 5/144। तो 5/144 अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 144 अपान 5 गुणे 36, ये खत्म, ये खत्म, 36 गुणे 3 44, ये 4 आएगा। मतलब λ2/λ1 की वैल्यू 4:1 आ गया। तो λ1:λ2 की वैल्यू कितना होगा 1/4 आ गया। चलो डी। कुछ किया नहीं हूँ मेरे लाल बाल गोपाल, कुछ किया नहीं हूँ, बस जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है मैंने बस उसका अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस तुमको अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से और प्रैक्टिस कर लो। अभी तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चन हो यार, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। टाइम देख रहे हो कितना लग गया इसमें। और अभी तुमको टाइम बता दो मैं कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम भी कहोगे क्या ही डेडिकेशन है। अभी 3:01 AM हो रहा है। ठीक है, तुमको यहाँ से दिखा देता हूँ, रुक जाओ कितना टाइम हो रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो 3:01 AM हो रहा है और अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हाइप जितना हो सकता है कर देना यार। ठीक है, बार बार कहते कहते थक गया हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।